व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हमने स्टार्ट कर दिया है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली किताब और इसके अंदर चैप्टर 1 हम खत्म भी कर चुके हैं। बट आज क्योंकि शेड्यूल में चैप्टर 2 भी था, तो आइए जल्दी से चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं। बहुत ही इजी सिंपल सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा और आप इजीली सब कर पाओगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। बच्चों, अब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी तो सीख गए कंपनी की, बट किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो अब ये एनालिसिस क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, क्यों करते हैं, किसके लिए यूजफुल होती है और किस किस तरीके से करी जाती है, वो सब थ्योरेटिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि फिनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या है। तो देखो बच्चों, एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करना, राइट? एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करना। फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी इज लार्जली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। सर, किस चीज के बीच में रिलेशनशिप? अमंग वेरियस फिनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। यानी कि बिजनेस के अंदर जितने भी फिनेंशियल फैक्टर्स हैं, चाहे वो हमें प्रॉफिट्स को कंपेयर करना हो, चाहे वो हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को कंपेयर करना हो, चाहे डिसीजंस मेकिंग करनी हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों जो बिजनेस में फाइनेंस से रिलेटेड लेने पड़ते हैं, राइट? तो एज अ स्टडी ऑफ ट्रेंड्स ऑफ द फैक्टर्स, जब हम ट्रेंड चेक करते हैं कि प्रॉफिट कितना अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, घट रहा है तो किस तरीके से घट रहा है, क्या ट्रेंड है, ये सब बच्चों स्टडी करना, एनालाइज करना, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में, अलग अलग तरीके से, उसको बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि फिनेंशियल एनालिसिस का क्या काम है? टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन सिंपल फॉर्म। सबसे पहला काम है कि जो मुश्किल डेटा है उसको सिंपल फॉर्म में लिखना। नंबर 2, टू क्लासिफाई द आइटम्स कंटेन्ड इन कन्वीनियंट एंड रेशनल ग्रुप्स। जितनी भी आइटम्स हैं उनको कन्वीनियंट और रेशनल ग्रुप्स में लिख के चलना। नंबर 3, कंपैरिजंस जो है आराम से बनाना ताकि हम कंपेयर कर पाए, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे फर्दर कि एनालिसिस में कुछ स्टेटमेंट्स बनती हैं, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो वहां पे आप सीखोगे कि कैसे आप बैलेंस शीट को, P&L को अलग अलग तरीके से कंपेयर करते हो ताकि आप फाइनल एक अच्छे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाओ। तो एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? नंबर 1, ताकि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड वे में लिखा जा सके। नंबर 2, जितनी भी आइटम्स हमें अलग अलग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखी हैं उनको कन्वीनियंटली पढ़ा जा सके, समझा जा सके, प्रेजेंट किया जा सके। नंबर 3, इजी कंपैरिजंस किए जा सके। ठीक है बेटा? इसके बाद कितने प्रकार की फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो सकती हैं? बहुत सारे तरीके की हो सकती हैं बेटा, मल्टीपल काइंड्स ऑफ एनालिसिस हो सकती है। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है। नंबर 1, एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है? वो पार्टीज जो बिजनेस की आउटसाइडर्स हैं, जो बिजनेस के बाहर हैं, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर्स सर कौन कौन होते हैं? जैसे इन्वेस्टर, भाई उसने आपको पैसा देना है तो ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा, वो देख के देगा। बैंक्स, उसने भी आपको लोन वोन देना है तो सब चेक करके देगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, इसने आपको उधार बांटना है। गवर्नमेंट एजेंसीज, ये भी आपको बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू आपको फंडिंग प्रोवाइड करती हैं, पैसा प्रोवाइड करती हैं, स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं, तो ये लोग देखते हैं आप कैसा काम कर रहे हो। रिसर्चर्स, जो डेटा रिसर्च करते हैं कि इंडस्ट्री में कैसा चल रहा है। तो सबसे पहला जो आपकी एनालिसिस करते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। उसके बाद क्या? मालिक नहीं स्टडी करेगा, मालिक नहीं एनालाइज करेगा अपनी बुक्स को, वो भी करेगा। तो मालिक कौन होते हैं? अंदर के लोग। इंटरनल एनालिसिस, द एनालिसिस मेड बाय पर्संस हु हैव एक्सेस टू डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। ये कौन लोग होते थे? हु आर आउटसाइडर्स, राइट? अब इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं? एग्जीक्यूटिव्स, ओनर्स, मैनेजमेंट, ये लोग आते हैं इसके अंदर। तो एक्सटर्नल एनालिसिस जो एक्सटर्नल यूजर्स करेंगे, इंटरनल एनालिसिस जो इंटरनल यूजर्स करेंगे। उसके बाद क्या आता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल का पता है क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब एक से ज्यादा साल का डेटा आपस में कंपेयर करते हो, यानी
कंपैरिजन फॉर मोर देन 1 ईयर। जब आप एक से ज्यादा साल का डेटा आपस में कंपेयर करते हो ना, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या डायनामिक एनालिसिस। जैसे मैंने बोला कि भैया मुझे अपने एसेट्स कंपेयर करने हैं कि 2025 में कैसे, 2024 में कैसे, 2023 में कैसे, तो मैं इन 3 साल का डेटा कंपेयर कर रहा हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है एनालिसिस। तो देखो क्या बोल रहा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड। इसीलिए इसको हम टाइम सीरीज या ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं वर्टिकल एनालिसिस, तो वर्टिकल में एक ही साल का डेटा अच्छे से स्टडी किया जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ सिंगल ईयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस, जैसे रेशोज, अलग अलग रेशोज निकालना, अलग अलग चीजों को कंपेयर करना, लेकिन एक ही साल की। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ठीक हो गया बेटा। तो एक से ज्यादा सालों का कंपैरिजन हो रहा है हॉरिजॉन्टल, एक ही साल का हो रहा है वर्टिकल। इस पे पूरा डिफरेंस है, वो दिखाता हूं तुम्हें, चेक करो बेटा। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे होगा, 2 और मोर इयर्स, 2 और मोर इयर्स। वर्टिकल 1 अकाउंटिंग पीरियड। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आइटम्स, इसके अंदर सेम आइटम होती है लेकिन अलग अलग पीरियड्स होते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि एसेट की स्टडी कर रहा हूं 3 साल की, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, आइटम तो सेम ही है। इधर बात करूं तो स्टडी ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम पीरियड, अलग अलग आइटम्स लेकिन एक ही साल के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, इसके अंदर बेटा एब्सोल्यूट टर्म्स में भी होती है यानी अमाउंट में भी होती है, परसेंटेज टर्म में भी होती है यानी परसेंट में भी होती है। तो ये अमाउंट में भी होगा, परसेंटेज में भी होगा। ये सिर्फ किस में होगा, परसेंटेज फॉर्म में। ये सिर्फ किस में होगा, परसेंटेज फॉर्म में होगा बेटा। इसके बाद यूजफुलनेस, इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। ये किसके लिए यूज होगा, टाइम सीरीज बोला जाता है इसको। टाइम सीरीज का मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक कई सालों का डेटा आपको कंपेयर करना है। और इसको क्या बोलते हो, क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल का मतलब एक ही साल का डेटा बट अलग अलग आइटम्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर आप कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाते हो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव P&L। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रखना, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव P&L। और इसमें बनती है कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज P&L एंड अकाउंटिंग रेशोज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा हॉरिजॉन्टल होता है कौन सा वर्टिकल होता है, इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन साइज और रेशो वर्टिकल होते हैं, कंपैरेटिव हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ गया 2 और एनालिसिस, इंट्रा फर्म, इंटर फर्म। इंटर फर्म का क्या मतलब होता है, एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपैरिजन। इंटर फर्म मतलब कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स और 2 और मोर एंटरप्राइजेस। एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपैरिजन, वो कौन सा है, इंटर फर्म। और अगर सेम फर्म के अंदर अंदर कंपैरिजन हो रहा है, इंट्रा फर्म, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मेरी सेल किसी दूसरी कंपनी की सेल से, वो है इंटर फर्म। और मेरी सेल पिछले साल और इस साल, तो मेरी ही बात हो रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही कंपैरिजन हो रहा है, वो है इंट्रा, ठीक है। तो इंट्रा मतलब सेम फर्म और इंटर मतलब डिफरेंट फर्म्स। ठीक हो गया बेटा। तो इंट्रा फर्म एनालिसिस is a comparison of financial variables of an enterprise for 2 or more accounting periods। इसी को हम टाइम सीरीज या फिर ट्रेंड एनालिसिस भी बोल देते हैं, है ना बच्चा। क्यों, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा साल वाली तो टाइम सीरीज ही बोलते थे, राइट। अब यहां बात अगर हम करें तो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स और 2 और मोर एंटरप्राइजेस फॉर द सेम पीरियड, एक ही साल की, इसको हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोल देते हैं। परफेक्ट, लो स्क्रीनशॉट। अब क्यों करते हैं हम एनालिसिस, ये आसान है बच्चों। एनालिसिस क्यों करते हैं, कोई भी 3 पॉइंट याद रख लेना। क्यों करते हैं, नंबर 1 बोल रहा है ताकि हम अर्निंग कैपेसिटी मेजर कर सकें कि भाई कमा भी रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, पिछले साल क्या कमा रहे थे अब कितना कमा रहे, तो ताकि हमें पता चल सके कि हमारा पोटेंशियल कितना यूटिलाइज हो रहा है। दूसरा,
टू मेजर द सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म पोजीशन को देखना। तो बेसिकली जब आप एनालाइज करते हो तो आप शॉर्ट टर्म पोजीशन भी देखते हो, लॉन्ग टर्म पोजीशन भी देखते हो। तो सबसे पहले इसने क्या बोला? अर्निंग कैपेसिटी देखना, फिर सॉल्वेंसी देखना, फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखना कि मेरे एसेट्स कैसे हैं, लाइबिलिटीज कैसी हैं, मैं फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हूं वो देखना, फिर कंपैरेटिव स्टडी करना। कंपैरेटिव स्टडी का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन करना एक फर्म का दूसरे फर्म से। हम एनालिसिस से ही कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते बच्चा, राइट। उसके बाद कैपेबिलिटी देखना कि हम किस पोटेंशियल पे है कि हम अपना इंटरेस्ट डिविडेंड टाइम पे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसके लिए अलग अलग रेशियोज है बच्चों, जैसे इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होती है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन वगैरह के लिए डेट सर्विस कवरेज रेशियो होती है। तो बहुत सारी ऐसी रेशियोज हैं जिससे हमें हमारा पता चल जाता है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एनालिसिस से ये सब पॉसिबल है, राइट। इसके बाद ट्रेंड देखना। ट्रेंड तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये ट्रेंड्स चेक करना है ना। तो सेल्स का, प्रोडक्शन का, प्रॉफिट का ट्रेंड देखना। उसके बाद एफिशिएंसी चेक करना। भाई अगर एफिशिएंसी अच्छी होगी तो बिजनेस ग्रोथ स्टेज पे होगा, एफिशिएंसी पुअर होगी तो बिजनेस नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो एफिशिएंसी देखना ये भी अपने आप में एक एनालिसिस का काम है। भाई देखो, जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा बच्चों उतने रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे, पॉजिटिव आ रहे होंगे। जितना पुअर मैनेजमेंट होगा उतने रिजल्ट्स भी पुअर आ रहे होंगे। तो वो है। उसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन देना मैनेजमेंट को। एनालिसिस से हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं, एबिलिटीज के बारे में बताते हैं, उससे फिर वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। ठीक है, बढ़िया सर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? बेटा 3 पॉइंट याद रखना बस, जो इससे इंपॉर्टेंट था वो हो गया सब। वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ सर ये इंपॉर्टेंट है। यूजेस कि कहाँ पे यूज होता है ये सारी चीजें। अब आपने बोला कि एनालाइज करने के लिए रेशो बनाते हो, एनालाइज करने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, एनालाइज करने के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, बट इनको यूज कौन करता है, कहाँ कहाँ यूज होती है? तो नंबर 1 बोल रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए यूज होती हैं। सर कैसे? भाई एक बात बताओ, तुमको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है अगर, तो अगर सपोज तुम्हें करना है तो तुम किसी ना किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टडी करोगे, और तुम्हारे यहां किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो तुम्हारी स्टेटमेंट्स की स्टडी करेगा। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होंगे ना, तो इन्वेस्टर को पता लगेगा कि भाई फर्म कैसी है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स एन इन्वेस्टर टू नो वेदर द फर्म इज फुलफिलिंग हिज एक्सपेक्टेशंस और नॉट। ठीक है या नहीं है बेटा? तो डिसीजन लेना आसान होता है। दूसरा, क्रेडिट डिसीजंस, कि आप किसी फर्म को उधार दो या ना दो, उधारी देनी है या नहीं देनी है। अगर हम उसकी एनालिसिस कर लेंगे एक बार बुक्स की, पता चल जाएगा कि ये सही में पोटेंशियल भी है इनका लोन वोन लेने का। देखो क्या बोल रहा है, इट इज यूजफुल इन मेकिंग अ डिसीजन वेदर टू ग्रांट और एक्सटेंड क्रेडिट और नॉट। फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब होता है कि अगर सपोज मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आया कि मेरे ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले उनका पेमेंट करूंगा, डिविडेंड कम दूंगा। वहीं पे मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि मेरा क्लीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मैं आराम से डिविडेंड बांट दूंगा। तो डिविडेंड देना है या नहीं देना है, ये भी हम एनालाइज करके पता लगा सकते हैं। उसके बाद ट्रेंड का पता लगाना। एनालिसिस से हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, क्या पोटेंशियल है, क्या चल रहा है, वो पता लगता है। उसके बाद अलग अलग डिसीजंस लेना। एनालिसिस क्या दिखाता है, हमारी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है बच्चों शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। सॉल्वेंसी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है नहीं बन रहा है, नेट प्रॉफिट बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सारी चीजें। तो ये सारे यूजेस होते हैं एनालिसिस के। इसके बाद बच्चों ये क्यों इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार इसको पढ़ के ये देख लेती है कि ये टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्रेडिटर के लिए वो पढ़ के ये देखता है कि क्या ये मेरा लोन चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे, क्योंकि इन्होंने उधारी पे माल खरीदा हुआ है, तो क्या ये दे पाएंगे वापस, ये चीज। इन्वेस्टर के लिए वो देखता है कि इस फर्म में इन्वेस्ट अगर करूं तो फायदा होगा या नहीं होगा, क्या इनमें इतना पोटेंशियल है कि ये पे बैक कर पाए, ये चीज। मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट को ये देखना है कि उनकी पॉलिसीज कैसी काम कर रही है, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, उनका पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो ये सारे ही लोगों को, ये सब यूजर्स हैं,
इन सब यूजर्स को बच्चों एनालिसिस बहुत हेल्प करता है स्टडी करने में, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे हेल्प करता है, वो देख लेते हैं कि इनको फाइनेंस देना है या नहीं देना है, लोन देना है या नहीं देना है। एम्प्लॉइज को कि बिजनेस सैलरी वगैरह दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज को कि भैया इनमें इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। एक इन्वेस्टर भी तो बहुत सारी रेशियोज देखता है, जैसे पीई रेशियो देखता है, अर्निंग रेशियो देखता है, तो ये सब चेक करते हैं। टैक्सेशन अथॉरिटीज को कि भैया जीएसटी वगैरह भरेंगे या नहीं भरेंगे। रिसर्चर्स को उनका डेटा कैसा है, उनके बारे में प्रिंट करना है, उनका काम का तरीका कैसा है, ये सब अदर पार्टीज के लिए, ठीक है बेटा। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूजर्स को हेल्प करता है। बढ़िया सर। इसके बाद क्या कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं एनालिसिस की? ऑफ कोर्स लिमिटेशंस भी होती हैं। सबसे पहले क्या लिमिटेशंस हैं? बोल रहा है जो लिमिटेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो एनालिसिस में भी होंगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं अगर गड़बड़ है, गड़बड़ का मतलब कि वो ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो फिर एनालिसिस भी ट्रू एंड फेयर नहीं होगी भाई। अब तुम रिपोर्ट ही गलत पढ़ रहे हो तो कंक्लूजन भी गलत निकालोगे ना। वो रिपोर्ट ही फर्जी है तो रिजल्ट भी फर्जी है, सिंपल सी बात है। तो बोल रहा है कि फाइनेंशियल एनालिसिस तो स्टेटमेंट पे ही बेस्ड है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ही सफर कर रही है तो फिर ऑफ कोर्स एनालिसिस भी सफर करेगा, है ना भाई। दूसरा, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बच्चों मैनिपुलेट करा जा सकता है डेटा, इधर उधर करा जा सकता है। तो कुछ फर्म्स क्या करती हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही मैनिपुलेट करके रखती हैं, उससे एनालिसिस भी मैनिपुलेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल। बेटा अब देखो अकाउंटिंग का ये काम नहीं है, ठीक है। एनालिसिस में तो सिर्फ कंपैरिजन होता है, वो इन्फ्लेशन की स्टडी नहीं कर रहा। इन्फ्लेशन की स्टडी करनी है तो इकोनॉमिक्स में जाना पड़ता है। ये एक लिमिटेशन है कि ये प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर ही नहीं करता। देखो क्या बोल रहा है, फिगर्स गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल, है ना। तो कई बार मिसलीडिंग हो सकता है। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर दो फर्म अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज से बुक्स बना रही हैं तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते ना यार। अब एक डेटा ग्राम में है, एक डेटा है हमारे पास लीटर में, तो ग्राम और लीटर को कैसे कंपेयर करोगे? या तो दोनों ग्राम में हो दोनों लीटर में हो, इसलिए। उसके बाद अगर पर्सनल एबिलिटी नहीं है भाई, जो एनालिस्ट है जो एनालाइज कर रहा है, अगर उसको खुद ही एनालाइज करना ही नहीं आता, यानी उसकी पर्सनल एबिलिटी नहीं है या बायस्ड है वो, तब भी ये ट्रू रिजल्ट नहीं देंगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। फॉरकास्ट करना क्यों डिफिकल्ट है? बेटा फॉरकास्ट होता है फ्यूचर के बारे में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है पास्ट के बारे में, कि जो पहले हो चुका है। तो जो पहले हो गया उस चीज के आधार पे आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा मुश्किल है ना यार। या तो होता ना कि अभी हो रहा है, उसके आधार पे फिर भी सोचा जा सकता है, बट जो हो गया पहले ही उसके आधार पे कल क्या होगा ये कैसे बताऊं? तो देखो बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स इन द फास्ट चेंजिंग एंड डेवलपिंग मॉडर्न बिजनेस। द एनालिस्ट ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन मे नॉट बी मच यूज, ठीक है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस आती ही नहीं है। ऑफ कोर्स वही वाली बात, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वालिटेटिव डेटा नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, तो एनालिसिस में भी नहीं होता, सिंपल। और लास्ट बोल रहा है कि आप बस लिमिटेड ही यूज कर सकते हो, ज्यादा सालों तक आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो लिमिटेड यूजेज तो हर चीज की है भाई, अनलिमिटेड यूजेज कहां है? हर चीज की यूज लिमिटेड है। परफेक्ट बच्चों, कोई भी 3-4 पॉइंट्स याद रख लेना, दैट इज इट, खत्म सर। और क्या, छोटा सा चैप्टर है, कुछ खास नहीं है, थियरी का है। मेनली शुरू के डिफरेंसेस अच्छे से तैयार कर लेना और इसे कंप्लीट कर दो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कंपैरेटिव कॉमन साइज के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। फिर बचेगा ही क्या, कैश फ्लो रेशो समाप्त। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।